नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दर्शन का सबसे बुनियादी, सबसे गहरा सवाल क्या हो सकता है? हम अक्सर पूछते हैं, जीवन का अर्थ क्या है या मैं कौन हूं? लेकिन क्या कोई ऐसा सवाल है जो इन सबसे भी पहले आता है? एक ऐसा सवाल जिसे पूछे बिना बाकी सभी सवालों के जवाब अधूरे हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा पश्चिमी दर्शन, प्लेटो से लेकर आज तक 2000 सालों से इसी एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल को भूल चुका है? आज हम 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली, सबसे गहरे और सबसे विवादास्पद दार्शनिकों में से एक की दुनिया में उतरने वाले हैं। उनका नाम है मार्टिन हाइडेगर। हाइडेगर कोई आसान दार्शनिक नहीं है। उनकी भाषा मुश्किल है, उनके विचार जटिल हैं और उनका जीवन एक बहुत अधिक और अंधेरे विवाद से घिरा हुआ है। लेकिन वह एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने दर्शन के हृदय पर अपनी उंगली रखी और पूछा, हम हर समय होने की बात करते हैं। यह कुर्सी है, आकाश नीला है, मैं हूं। लेकिन हम यह पूछना भूल गए हैं कि इस होने का खुद का क्या मतलब है। होना क्या है? ये ऑडियो बुक मार्टिन हाइडेगर के जीवन और उनके इस महान प्रश्न की एक रोमांचक खोज है। हम उनकी अधूरी लेकिन महान कृति बीइंग एंड टाइम की यात्रा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रामाणिक, सच्चा जीवन जीने का क्या मतलब है। हम यह जानेंगे कि कैसे हम अक्सर वे लोग की झुंड में खो जाते हैं और अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। और हम यह भी खोजेंगे कि कैसे मृत्यु का सामना करना ही हमें सचमुच में जीना सिखा सकता है। हाइडेगर की कहानी एक जीनियस की कहानी है, लेकिन यह एक ऐसे इंसान की भी कहानी है जिसने एक बहुत अहम और भयानक गलती की। यह कहानी आपको चुनौती देगी, यह आपको असहज करेगी, लेकिन यह आपको होने के उस रहस्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस दार्शनिक के साथ चलने के लिए जिसने होने के भूले हुए सवाल को फिर से जगाया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, होने का भूला हुआ सवाल। हाइडेगर का महान मिशन। हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरे प्रश्न से होती है। एक ऐसा प्रश्न जिसे मार्टिन हाइडेगर ने अपने पूरे दार्शनिक जीवन का केंद्र बनाया। प्रश्न है, होने का क्या अर्थ है? यह सुनने में बहुत ही अमूर्त और अजीब लग सकता है। हम इस शब्द का उपयोग दिन में कोई बार करते हैं, बिना सोचे समझे। हम कहते हैं, मैं खुश हूं, ये एक मेज है, ईश्वर है। हर बार हम होने की क्रिया का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम रुक कर यह कभी नहीं पूछते कि हम असल में क्या कह रहे हैं। हाइडेगर का क्रांतिकारी दावा यह था कि पूरा पश्चिमी दर्शन, प्राचीन ग्रीस में प्लेटो और अरस्तु के समय से ही इस एक मौलिक प्रश्न को भूल चुका है। दार्शनिकों ने अनगिनत प्राणियों के बारे में बात की है। उन्होंने ईश्वर के बारे में, इंसान के बारे में, संख्याओं के बारे में और भौतिक वस्तुओं के बारे में बात की है। लेकिन वे उस होने के बारे में पूछना भूल गए जो इन सभी प्राणियों को होने की अनुमति देता है। इसे समझने के लिए एक सरल रूपक का उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जो रोशनी से भरा हुआ है। आप कमरे में मौजूद सभी चीजों को देख सकते हैं। कुर्सी, मेज, किताबें। दार्शनिकों ने इन सभी चीजों का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है। उन्होंने पूछा है कि कुर्सी किससे बनी है, उसका उद्देश्य क्या है और हम यह कैसे जानते हैं कि वह मौजूद है। लेकिन हाइडेगर कहते हैं कि वे उस रोशनी के बारे में ही पूछना भूल गए हैं जिसके बिना हम उन चीजों को देख ही नहीं पाते। होना उस रोशनी की तरह है। यह कोई चीज नहीं है, बल्कि यह वह खुलापन या प्रकटीकरण है जिसमें कोई भी चीज अपने आप को प्रकट कर सकती है और वह बन सकती है जो वह है। इस अंतर को हाइडेगर ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस कहते हैं, जो होने और प्राणियों के बीच का अंतर है। और उनका पूरा दार्शनिक मिशन था इस होने की विस्मृति को दूर करना और होने के प्रश्न को फिर से दर्शन के केंद्र में लाना। लेकिन आप इस तरह के एक अमूर्त और मायावी प्रश्न की जांच कैसे शुरू कर सकते हैं? आप होना का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, जो कि कोई वस्तु नहीं है? हाइडेगर ने एक बहुत ही चतुर और अनूठा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि हमें उस प्राणी का विश्लेषण करके शुरू करना चाहिए जिसके लिए होना एक प्रश्न है। और वह प्राणी कौन है? वह हम हैं, इंसान। एक पत्थर मौजूद है, लेकिन वह अपने होने के बारे में चिंतित नहीं है। एक जानवर मौजूद है, लेकिन वह अपने अस्तित्व के अर्थ पर विचार नहीं करता। केवल इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो न केवल मौजूद है, बल्कि वह यह भी जानता है कि वह मौजूद है और वह अपने होने के तरीके के बारे में सवाल पूछता है। हम ही वह प्राणी हैं
जिनके लिए हमारा अपना होना एक मुद्दा है। इसीलिए होने के सामान्य अर्थ को समझने के लिए हाइडेगर ने फैसला किया कि वह पहले मानव होने के विशेष तरीके का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। उन्होंने इस विश्लेषण को मौलिक ऑन्टोलॉजी कहा। लेकिन इंसान शब्द भी हाइडेगर के लिए बहुत सारी पारंपरिक दार्शनिक धारणाओं से भरा हुआ था, जैसे कि तर्क संगत जानवर या मन और शरीर का मिलन। इसलिए उन्होंने एक नया, अधिक तटस्थ शब्द बनाया। उन्होंने इंसान को डाजाइन कहा। यह एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है वहां होना। डाजाइन का उपयोग करके हाइडेगर हमें इंसान को एक वस्तु के रूप में देखने से रोकना चाहते हैं, जिसके पास कुछ निश्चित गुण हैं। डाजाइन कोई क्या नहीं है, ये एक कौन है। डाजाइन का सार उसका अस्तित्व है। हम पहले मौजूद होते हैं और फिर हम अपने चुनावों और कार्यों के माध्यम से यह परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। तो हाइडेगर का महान प्रोजेक्ट अब स्पष्ट है। वह होने के सामान्य अर्थ को समझना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वह पहले डाजाइन यानी हम के होने के तरीके का एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। उनकी महान कृति बीइंग एंड टाइम इसी विश्लेषण का पहला और दुर्भाग्य से अधूरा हिस्सा है। यह यात्रा हमें कहां ले जाएगी? यह हमें हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की गहराई में ले जाएगी। यह हमें यह देखने में मदद करेगी कि हम दुनिया में कैसे हैं, हम चीजों का सामना कैसे करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसे रहते हैं और हम समय और मृत्यु का अनुभव कैसे करते हैं। हाइडेगर एक दार्शनिक दूरबीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो दूर के सितारों को देखती है। वह एक दार्शनिक माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे अपने अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले अस्तित्व की संरचना को उजागर करता है। और इस विश्लेषण का पहला और सबसे मौलिक कदम है उस सबसे बुनियादी तरीके को समझना जिसमें हम दुनिया में हैं। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम लगातार करते हैं। यह दुनिया में होना है। यह क्या है, इसका खुलासा हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 2, दुनिया में होना। हम दर्शक नहीं, प्लेयर हैं। पिछले चैप्टर में हमने हाइडेगर के महान मिशन यानी होने के प्रश्न को फिर से जगाने के बारे में जाना और हमने यह भी देखा कि इस खोज का शुरुआती बिंदु है डाजाइन यानी हम का विश्लेषण। अब हम उस विश्लेषण के पहले और सबसे मौलिक कदम पर आते हैं। हाइडेगर पूछते हैं, डाजाइन के होने का सबसे बुनियादी तरीका क्या है? और उनका जवाब पश्चिमी दर्शन की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही गहरी परंपरा पर सीधा हमला है। डेकार्ट से लेकर कांट तक अधिकांश आधुनिक दर्शन ने इंसान को एक विषय के रूप में देखा है, एक अलग थलग सोचने वाले मन के रूप में, जो एक बाहरी दुनिया को यानी वस्तुओं की दुनिया को देखने और समझने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हमारे और दुनिया के बीच एक खाई है। हम दर्शक हैं और दुनिया एक तमाशा है जिसे हम देख रहे हैं। हमारा पहला काम है यह साबित करना कि यह बाहरी दुनिया वास्तव में मौजूद भी है या नहीं। हाइडेगर कहते हैं कि यह पूरी तस्वीर ही गलत है। यह हमारे वास्तविक जीवंत अनुभव के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। डाजाइन का होने का सबसे बुनियादी तरीका एक अलग थलग विषय के रूप में होना नहीं है। डाजाइन का होने का तरीका है दुनिया में होना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विचार है। हाइडेगर के लिए मेन होना का मतलब यह नहीं है कि आप एक डिब्बे के अंदर पानी की तरह हैं। यह एक स्थानिक संबंध नहीं है, यह एक अस्तित्वगत संबंध है। इसका मतलब है कि हम हमेशा से ही अपने होने के मूल में एक दुनिया में शामिल और व्यस्त हैं। हम पहले मौजूद नहीं होते और फिर एक दुनिया से बनते हैं। हमारा अस्तित्व ही दुनिया में होना है। हम दुनिया के बिना और दुनिया हमारे बिना कोई मतलब नहीं रखती। तो हम दर्शक नहीं हैं, हम हमेशा से ही खेल के मैदान पर प्लेयर हैं। और यह दुनिया क्या है? हाइडेगर के लिए दुनिया वस्तुओं का एक संग्रह नहीं है। दुनिया अर्थ का एक जाल है, एक संदर्भ है जिसमें चीजें हमें दिखाई देती हैं। और हम इस दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं? हाइडेगर यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीकों के बीच अंतर करते हैं जिनमें हम चीजों का सामना करते हैं। पहला और सबसे मौलिक तरीका वह है जिसे वह रेडी टू हैंड कहते हैं। यह वह तरीका है जिसमें हम चीजों का सामना तब करते हैं जब हम उनके साथ काम कर रहे होते हैं, जब हम उनका उपयोग कर रहे होते हैं। जब एक कारपेंटर एक हैमर का उपयोग कर रहा होता है तो वह हैमर के बारे में सोच नहीं रहा होता। वह उसे एक वस्तु के रूप में नहीं देख रहा होता जिसके गुण हैं, यानी लकड़ी का हैंडल, लोहे का सिर, इतना वजन।
वह हैमर के माध्यम से देख रहा होता है। वह कील ठोकने के अपने काम में पूरी तरह से डूबा होता है। हैमर उसके लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। वह उसके हाथ का एक विस्तार बन जाता है। इस स्थिति में हैमर रेडी टू हैंड है। यह उपकरणों के एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, यानी कील, लकड़ी, मेज, जो एक विशेष उद्देश्य यानी मेज बनाना के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यह हमारा दुनिया के साथ सबसे बुनियादी और सबसे सामान्य संबंध है। हम चीजों के बारे में सोचते नहीं हैं, हम बस उनके साथ काम करते हैं। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आप हैंडल की भौतिकी के बारे में नहीं सोचते, आप बस उसे पकड़ते और घुमाते हैं। तो फिर हम चीजों को वस्तुओं के रूप में कब देखते हैं? हाइडेगर कहते हैं कि यह तब होता है जब कुछ गलत हो जाता है। यह दूसरा तरीका है, जिसे वह प्रेजेंट एट हैंड कहते हैं। कल्पना कीजिए कि कारपेंटर कील ठोक रहा है और हैमर का सिर टूटकर निकल जाता है। अब हैमर अब कील ठोकने के लिए उपयोगी नहीं रहा, उसका संदर्भ टूट गया है। अब पहली बार कारपेंटर हैमर को एक वस्तु के रूप में देखता है। वह उसे देखता है, उसकी जांच करता है, उसके गुणों का विश्लेषण करता है। यह टूटा हुआ है, यह भारी है, यह लकड़ी और लोहे से बना है। अब हैमर रेडी टू हैंड से प्रेजेंट एट हैंड बन गया है। हाइडेगर का क्रांतिकारी दावा यह है कि प्रेजेंट एट हैंड का दृष्टिकोण, यानी दुनिया को वस्तुओं के एक संग्रह के रूप में देखने का तरीका, जो कि विज्ञान और पारंपरिक दर्शन का दृष्टिकोण है, वह हमारा मौलिक दृष्टिकोण नहीं है। यह एक व्युत्पन्न दृष्टिकोण है, जो तभी पैदा होता है जब हमारी दुनिया के साथ हमारी सहज व्यस्तता टूट जाती है। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हम पहले करने वाले प्राणी हैं और बाद में सोचने वाले। हमारा अस्तित्व हमारी गतिविधियों, हमारी परियोजनाओं और हमारी चिंताओं में निहित है। यह दर्शन को अमूर्त सिद्धांतों की दुनिया से निकालकर हमारे ठोस, रोजमर्रा के जीवन के केंद्र में वापस लाता है। लेकिन अगर हम हमेशा एक दुनिया में हैं, तो हम अक्सर इतना अलग थलग और खोया हुआ क्यों महसूस करते हैं? अगर हमारा अस्तित्व हमेशा हमारा अपना है, तो हम अक्सर दूसरों की तरह जीने और सोचने की कोशिश क्यों करते हैं? इसका जवाब डाजाइन के अस्तित्व के दो तरीकों के बीच के तनाव में निहित है, प्रामाणिक और अप्रामाणिक जीवन। और इसी की जांच हम अगले चैप्टर में करेंगे, जब हम वे लोग की झुंड से मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3, झुंड में खोया हुआ चेहरा, जब हम दूसरों की तरह जीते हैं। पिछले चैप्टर में हाइडेगर ने हमें दिखाया कि हमारा सबसे बुनियादी होने का तरीका है दुनिया में होना, यानी एक ऐसी दुनिया में व्यस्त और शामिल होना जिसे हम उपकरणों और उद्देश्यों के एक नेटवर्क के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन दुनिया में होना का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। यह हमेशा एक साझा दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें दूसरे भी मौजूद हैं, और दूसरों के साथ हमारा यह संबंध हमारे अपने होने के तरीके को गहराई से आकार देता है और अक्सर हमें खुद से दूर ले जाता है। इस चैप्टर में हम हाइडेगर के अस्तित्व के दो तरीकों, प्रामाणिक और अप्रामाणिक जीवन के बीच के अंतर को समझने जा रहे हैं, और यह उनके दर्शन का सबसे व्यक्तिगत और सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। हाइडेगर कहते हैं कि हमारा रोजमर्रा का सामान्य जीवन ज्यादातर समय एक अप्रामाणिक मोड में जिया जाता है। यह कोई नैतिक निर्णय नहीं है, यह बस एक वर्णन है। अप्रामाणिक होने का मतलब बुरा होना नहीं है, इसका मतलब है अपने स्व से, अपनी अनूठी संभावनाओं से कुछ कटा हुआ होना। और यह अप्रामाणिकता हमारे दूसरों के साथ होने के तरीके से पैदा होती है। हाइडेगर इस अप्रामाणिक रोजमर्रा की सामाजिक दुनिया को एक बहुत ही खास नाम देते हैं, दासमान। हम इसे हिंदी में वे लोग या ऐसा ही होता है कह सकते हैं। वे लोग कौन हैं? वे लोग कोई विशिष्ट व्यक्ति या समूह नहीं है। ये एक अनाम, चेहरा विहीन, सार्वजनिक राय की शक्ति है। ये लोग क्या कहेंगे की शक्ति है। वे लोग ही तय करते हैं कि क्या स्वीकार्य है, क्या फैशनेबल है और क्या सामान्य है। हम वे लोग के शासन में कैसे जीते हैं? हम उन किताबों को अध्ययन करते हैं जिन्हें अध्ययन किया जाता है। हम उन फिल्मों को देखते हैं जिन्हें देखा जाता है। हम वैसे ही पोशाक पहनते हैं जैसे पहने जाते हैं। हम वैसे ही बात करते हैं जैसे बात की जाती है। हम उन चीजों पर हंसते हैं जिन पर हंसा जाता है। इस दुनिया में मैं निर्णय नहीं लेता, वे लोग निर्णय लेते हैं। मेरा अनूठा व्यक्तिगत स्व इस अनाम झुंड में खो जाता है। हाइडेगर कहते हैं कि वे लोग की दुनिया में हर कोई दूसरा है और कोई भी वह खुद नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को हमसे छीन लेती है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो वे लोग करते हैं,
तो हमें यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि यह हमारा अपना चुनाव है। हम बस वही कर रहे हैं जो किया जाता है। यह एक बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित तरीका है जीने का। यह हमें कठिन निर्णय लेने और अकेले होने के बोझ से बचाता है। हाइडेगर इस अप्रामाणिक जीवन के कुछ खास तरीकों का भी वर्णन करते हैं। एक है व्यर्थ की बातें। यह वह तरीका है जिसमें हम केवल बात करने के लिए बात करते हैं, बिना कुछ वास्तव में कहे या समझे। हम केवल उन चीजों को दोहराते हैं जो हमने सुनी है, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है। दूसरा है जिज्ञासा। यह ज्ञान के लिए एक सच्ची प्यास नहीं है, बल्कि यह केवल नई से नई चीज को देखने, एक व्याकुलता से दूसरी की ओर कूदने की एक अंतहीन इच्छा है, ताकि हमें कभी भी खुद का सामना न करना हो। और तीसरा है अस्पष्टता, जहां सब कुछ किसी न किसी तरह से समझा जाता है, लेकिन कुछ भी वास्तव में नहीं समझा जाता। यह वर्णन आज की हमारी सोशल मीडिया की दुनिया पर कितना सटीक बैठता है, जहां हम लगातार दूसरों की राय से घिरे रहते हैं, जहां हम उन चीजों को पसंद करते हैं जो ट्रेंड कर रही हैं, और जहां हम गहरी समझ के बजाय केवल सतही जानकारी का उपभोग करते हैं। हम में से कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमारे विचार सच में हमारे अपने हैं? तो यह है हमारी सामान्य स्थिति। हम वे लोग की दुनिया में गिरे हुए हैं, अपनी प्रामाणिकता से दूर, एक आरामदायक लेकिन अर्थहीन अस्तित्व में जी रहे हैं। यह एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर लग सकती है। क्या इस झुंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम वे लोग के इस शासन को मिटा सकते हैं और अपने सच्चे, प्रामाणिक स्व को फिर से खोज सकते हैं? हाइडेगर कहते हैं, हाँ, एक रास्ता है, लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं है। यह कोई 5 कदमों वाला सेल्फ हेल्प प्रोग्राम नहीं है। यह एक बहुत ही गहरी और अक्सर बहुत ही बेचैन करने वाली भावना का सामना करने से आता है। एक ऐसी भावना जो हमें हमारी आरामदायक नींद से झकझोर कर जगा देती है और हमें हमारी अपनी अनूठी व्यक्तिगत और सीमित अस्तित्व की याद दिलाती है। वह भावना क्या है और उसका मृत्यु से क्या लेना देना है? इस रहस्य का खुलासा हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 4, जब खाई आपके पैरों तले खुल जाए, चिंता और मृत्यु का सामना। पिछले चैप्टर में हाइडेगर ने हमें हमारी अप्रामाणिक या गैर सच्ची रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही असहज करने वाला आईना दिखाया। हम वे लोग की झुंड में खोए हुए हैं, दूसरों की तरह जी रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बच रहे हैं। यह एक आरामदायक लेकिन गहरी नींद की अवस्था है। तो सवाल यह है, हम इस नींद से कैसे जागें? वह अलार्म क्लॉक क्या है जो हमें झकझोर कर हमारी अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है? हाइडेगर का जवाब एक शब्द में है, जिसे अक्सर चिंता के रूप में अनुवादित किया जाता है। लेकिन हाइडेगर की चिंता हमारी रोजमर्रा की चिंता या घबराहट जैसी नहीं है, और यह भय से भी बहुत अलग है। भय का हमेशा एक निश्चित कारण होता है। आप एक सांप से डरते हैं या एक परीक्षा में फेल होने से डरते हैं। भय दुनिया में मौजूद किसी विशेष चीज के बारे में होता है, लेकिन चिंता, हाइडेगर के अनुसार, किसी विशेष चीज के बारे में नहीं होती। चिंता का कोई कारण नहीं होता। यह एक अस्पष्ट, बेचैन करने वाली भावना है कि कुछ ठीक नहीं है। यह वह भावना है जब दुनिया, जिसे हम इतनी परिचित और सुरक्षित समझते हैं, अचानक अजीब, अपरिचित और अर्थहीन लगने लगती है। यह वह भावना है जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और हम एक खाई के किनारे होते हैं। यह कुछ भी नहीं का अनुभव है। जब हम चिंता का अनुभव करते हैं, तो वे लोग की पूरी दुनिया, उसकी सारी बातें, उसकी सारी व्याकुलताएं अचानक महत्वहीन हो जाती हैं। वे हमें कोई सहारा नहीं दे सकती। इस चिंता में हम पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। और इसी अकेलेपन में चिंता हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिखाती है। यह हमें हमारी अपनी स्वतंत्रता दिखाती है। यह हमें दिखाती है कि हमारा अस्तित्व किसी बाहरी चीज पर आधारित नहीं है। हम इस दुनिया में बिना किसी कारण, बिना किसी पूर्व निर्धारित सार के फेंके गए हैं, और हम अपने जीवन का अर्थ बनाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यह एक बहुत ही डरावना एहसास हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है। चिंता वे लोग के शोर को शांत कर देती है और हमें हमारी अपनी अनूठी संभावनाओं को सुनने का मौका देती है। यह हमें प्रामाणिकता की ओर एक पुकार है, और वह कौन सी अंतिम और सबसे निश्चित संभावना है जिसकी ओर चिंता हमें इशारा करती है? वह है हमारी अपनी मृत्यु। यह हाइडेगर के दर्शन का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा हिस्सा है, मृत्यु की ओर होना। हाइडेगर कहते हैं कि मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो हमारे जीवन के अंत में घटित होगी।
मृत्यु हमारे होने का एक अंतर्निहित हिस्सा है। जिस क्षण से हम पैदा होते हैं, यह वह अंतिम और सबसे निश्चित संभावना है जो हमारे पास है। वे लोग की दुनिया में हम मृत्यु के बारे में कैसे बात करते हैं? हम इसे एक अवैयक्तिक घटना के रूप में देखते हैं। हम कहते हैं, हाँ, लोग मरते हैं। हम इसे एक ऐसी दुर्घटना के रूप में देखते हैं जो हमेशा दूसरों के साथ होती है। हम मृत्यु के बारे में बात करने से बचते हैं। हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंता हमें इस आत्म धोखे से बाहर निकालती है। यह हमें हमारी अपनी मृत्यु की अविश्वसनीय और अकाट्य सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हाइडेगर कहते हैं कि मृत्यु हमारी सबसे अपनी असंबद्ध और निश्चित संभावना है। यह मेरी मृत्यु है और कोई भी मेरे लिए नहीं मर सकता। यह मुझे दूसरों के साथ मेरे सभी संबंधों से अलग कर देती है। और यह निश्चित है, लेकिन इसका समय अनिश्चित है। यह किसी भी क्षण आ सकती है। जब हम अपनी मृत्यु की इस सच्चाई को साहसपूर्वक स्वीकार करते हैं, तो यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। यह हमें प्रामाणिक रूप से जीने की कुंजी देता है। कैसे? सबसे पहले, यह हमें तुच्छ और महत्वहीन चीजों से मुक्त करता है। जब आपको यह एहसास होता है कि आपका समय सीमित है, तो आप उसे छोटी छोटी शिकायतों, व्यर्थ की बहसों और दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में बर्बाद करना बंद कर देते हैं। दूसरे, यह हमें वे लोग के शासन से मुक्त करता है। लोग क्या कहेंगे, इसका क्या महत्व रह जाता है जब आपको यह एहसास होता है कि आपको अंत में अकेले ही मरना है। यह आपको अपनी खुद की अंतरात्मा और अपने खुद के मूल्यों के अनुसार जीने का साहस देता है। और अंत में, यह हमें हर पल को उसकी पूरी कीमतीपन में जीने के लिए प्रेरित करता है। जब आप यह जानते हैं कि यह क्षण फिर कभी वापस नहीं आएगा, तो आप उसे पूरी तरह से, पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। तो हाइडेगर के लिए मृत्यु जीवन का दुश्मन नहीं है, ये जीवन का सबसे विशाल शिक्षक है। मृत्यु का प्रामाणिक सामना ही हमें एक प्रामाणिक, स्वतंत्र और सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला संदेश है। लेकिन हाइडेगर का दर्शन यहीं खत्म नहीं होता। उनकी महान कृति बीइंग एंड टाइम अधूरी रह गई। उन्होंने अपने जीवन के बाद के हिस्से में अपने विचारों को एक नई दिशा दी। और यहीं पर उनकी कहानी एक बहुत ही अंधेरे और विवादास्पद घुमाव पर भी आती है। एक ऐसा घुमाव जिसने उनकी पूरी विरासत पर एक स्थायी दाग रहने दिया। वे घुमाव क्या था और उसका नाजीवाद से क्या लेना देना था, इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5, जब दार्शनिक ने शैतान का साथ दिया, हाइडेगर और नाजीवाद का अंधेरा। अब हम मार्टिन हाइडेगर के जीवन और दर्शन के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक अध्याय पर आ पहुंचे हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और जिसने उनकी पूरी विरासत पर एक स्थायी और गहरा दाग रहने दिया है। यह है 1930 के दशक में हाइडेगर का नाजी पार्टी के साथ उनका बंधन। 1927 में बीइंग एंड टाइम के प्रकाशन के साथ हाइडेगर जर्मनी और पूरे यूरोप के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली दार्शनिक बन चुके थे। उन्हें उनके गुरु एडमंड हुसरल की जगह फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया था। वह अपनी बौद्धिक शक्तियों के चरम पर थे, लेकिन जर्मनी एक बहुत विशाल संकट से गुजर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में हार, आर्थिक तबाही और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को एक गहरे संकट में डाल दिया। 1933 में जब हिटलर सत्ता में आया, तो जर्मनी के बौद्धिक और अकादमिक जीवन में एक विशाल उथल-पुथल हुआ। और इसी उथल-पुथल के बीच मार्टिन हाइडेगर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और जो आज भी इतिहासकारों और दार्शनिकों के बीच एक तीव्र बहस का विषय है। उन्होंने नाजी पार्टी की सदस्यता ले ली और कुछ ही समय बाद उन्हें फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय का रेक्टर यानी कुलपति नियुक्त किया गया। रेक्टर के रूप में अपने उद्घाटन भाषण में हाइडेगर ने विश्वविद्यालय के एक आध्यात्मिक मिशन की बात की और उन्होंने अपने दर्शन की भाषा को नाजी आंदोलन की भाषा के साथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने संकल्प, भाग्य और ऐतिहासिक मिशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो उनके अपने दर्शन के भी हिस्से थे। लेकिन अब वे एक बहुत ही खतरनाक और हिंसक राजनीतिक आंदोलन के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहे थे। एक रेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल केवल 10 महीने तक ही चला और उन्होंने 1934 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस छोटे से कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने नाजी सरकार की कुछ नीतियों को लागू किया। उन्होंने अपने यहूदी गुरु
हुसरल के साथ अपने संबंधों को भी सीमित कर दिया, जो नाजी नस्लीय कानूनों के कारण अपनी अकादमिक स्थिति खो चुके थे। सवाल यह है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक इतना गहरा और प्रतिभाशाली विचारक, जिसने मानव अस्तित्व की प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के बारे में इतनी गहराई से लिखा, वह एक ऐसी बर्बर और अमानवीय विचारधारा का समर्थन कैसे कर सकता था? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और विद्वान आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हाइडेगर एक भोले भाले दार्शनिक थे, जो राजनीति को नहीं समझते थे, और उन्हें लगा कि वह नाजी आंदोलन को एक आध्यात्मिक और दार्शनिक दिशा दे सकते हैं, उसे उसकी कच्ची हिंसा से ऊपर उठा सकते हैं। यह निजी मूर्खता का एक मामला था। दूसरे लोग एक अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे तर्क देते हैं कि हाइडेगर के नाजीवाद के साथ संबंध की मूल उनके दर्शन में ही छिपी हुई थी। उनका वे लोग की झुंड की आलोचना, उनका एक प्रामाणिक ऐतिहासिक भाग्य की पुकार पर जोर देना, और उनका व्यक्तिवाद पर समुदाय को महत्व देना, इन सभी विचारों का आसानी से एक फांसीवादी दिशा में दुरुपयोग किया जा सकता था। और फिर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी थी। शायद उन्हें लगा कि यह उनके लिए प्लेटो के उस सपने को साकार करने का एक मौका है, जहां दार्शनिक राजा बनता है। शायद उन्हें लगा कि वह जर्मनी के आध्यात्मिक नेता बन सकते हैं। कारण जो भी हो, यह एक विनाशकारी नैतिक और बौद्धिक विफलता थी। हाइडेगर ने रेक्टर के पद से तो इस्तीफा दे दिया, और युद्ध के बाद के वर्षों में उन्होंने निजी तौर पर नाजीवाद की आंतरिक असत्यता की बात भी की। लेकिन उन्होंने जो एक चीज कभी नहीं की, वह थी एक स्पष्ट, सार्वजनिक और बिना शर्त माफी मांगना। उन्होंने कभी भी अपने यहूदी सहयोगियों के साथ हुए भयानक अन्याय या होलोकॉस्ट की भयावहता के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। ये चुप्पी कई लोगों के लिए उनके प्रारंभिक अपराध से भी अधिक गलती है। यह प्रकरण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परेशान करने वाला सबक सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि महान बौद्धिक प्रतिभा नैतिक अंधेपन से कोई सुरक्षा नहीं है। एक व्यक्ति जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के बारे में सोच सकता है, वह भी अपने समय की सबसे क्रूर राजनीतिक बुराइयों का शिकार हो सकता है। यह हमें दर्शन और राजनीति के बीच के खतरनाक रिश्ते की भी याद दिलाता है। हाइडेगर का मामला हमें हमेशा यह पूछने के लिए मजबूर करता है, एक दार्शनिक के विचारों और उसके जीवन के बीच क्या संबंध है? क्या हम एक व्यक्ति के भयानक राजनीतिक विकल्पों को नजरअंदाज करके उसके दर्शन की सराहना कर सकते हैं, या क्या उसके जीवन की गलतियां अनिवार्य रूप से उसके विचारों को भी दागदार कर देती हैं? इस संकट के बाद हाइडेगर का दर्शन एक नई दिशा में घूम गया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने डाजाइन और दुनिया में मानव कार्रवाई की उस खतरनाक दुनिया से एक कदम पीछे हट लिया। उनका बाद का काम अधिक काव्यात्मक, अधिक रहस्यमय और कम राजनीतिक हो गया। इस घुमाव या टर्न के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6, जब दार्शनिक कवि बन गया, हाइडेगर का रहस्यमयी घुमाव। 1930 के दशक के मध्य तक मार्टिन हाइडेगर के जीवन और उनके दर्शन में एक महत्वपूर्ण घुमाव आया। एक ऐसा परिवर्तन जिसे विद्वान अक्सर द टर्न कहते हैं। यह घुमाव उनके विनाशकारी राजनीतिक संबंध और उसके बाद के मोहभंग से गहराई से बंधा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे हाइडेगर ने यह महसूस कर लिया था कि डाजाइन के अस्तित्व और उसकी ऐतिहासिक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना एक खतरनाक रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें नाजीवाद के अंधेरे में ले गया था। अब उन्होंने अपनी दार्शनिक जांच की दिशा बदल दी। बीइंग एंड टाइम में डाजाइन यानी इंसान नायक था। वह प्राणी था जिसके विश्लेषण के माध्यम से हम होने के प्रश्न तक पहुंच सकते थे। डाजाइन वह चरवाहा था जो होने की देखभाल करता था। लेकिन अब टर्न के बाद नायक बदल जाता है। अब डाजाइन मंच के केंद्र में नहीं है। अब होना स्वयं ही मुख्यकर्ता बन जाता है। हाइडेगर अब ये नहीं पूछते कि हम होने को कैसे समझते हैं। अब वह यह पूछते हैं कि होना खुद को हमारे सामने कैसे प्रकट या छिपाता है। अब इतिहास डाजाइन की कहानी नहीं है, बल्कि ये होने के खुद को प्रकट करने और वापस लेने की कहानी है। इस बात के चरण में हाइडेगर का लेखन और भी ज्यादा काव्यात्मक, और भी ज्यादा रहस्यमय और पारंपरिक दर्शन से और भी दूर हो जाता है। वह अब व्यवस्थित तर्क और विश्लेषण पर उतना जोर नहीं देते जितना कि वह भाषा, कविता और कला पर देते हैं। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा कथन है, भाषा होने का घर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाषा कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसका उपयोग हम एक पहले से मौजूद दुनिया का वर्णन करने के लिए करते हैं, बल्कि भाषा वह स्थान है जिसमें हमारी दुनिया पहली बार हमारे लिए
खुलती या प्रकट होती है। हम शब्दों में नहीं सोचते, हम शब्दों के माध्यम से सोचते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसमें होना खुद को हमें दिखाता है। अगर भाषा होने का घर है, तो फिर इस घर के सबसे विशेषाधिकार प्राप्त निवासी कौन है? हाइडेगर कहते हैं वे कवि हैं। दार्शनिक और वैज्ञानिक भाषा का उपयोग एक उपकरण के रूप में करते हैं, लेकिन कवि भाषा को उसकी मूल प्रकट करने वाली शक्ति में अनुभव करते हैं। कवि वे लोग हैं जो चीजों को उनका नाम देते हैं और इस तरह उन्हें पहली बार होने देते हैं। हाइडेगर विशेष रूप से जर्मन कवि फ्रेडरिक होल्डरलिन से बहुत प्रभावित थे, जिन्हें वह एक ऐसे कवि के रूप में देखते थे जो एक धर्मनिरपेक्ष और ईश्वर विहीन युग में पवित्र के लिए एक स्थान बनाने की कोशिश कर रहा था। इस बात के काम में हाइडेगर का एक और मुख्य विषय था प्रौद्योगिकी की आलोचना। यह उनके सबसे प्रभावशाली और आज के लिए सबसे प्रासंगिक विचारों में से एक है। हाइडेगर के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी केवल मशीनों और उपकरणों का एक संग्रह नहीं है। यह दुनिया को देखने का, उसे प्रकट करने का एक बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक तरीका है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का सार क्या है? वह है दुनिया को एक चुनौती के रूप में देखना। यह दुनिया को हर चीज को एक खरी रिजर्व के रूप में देखने के लिए मजबूर करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर चीज को केवल एक संसाधन के रूप में देखा जाता है, जिसे हमारी इच्छा के अनुसार आदेश दिया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है और उसका शोषण किया जा सकता है। एक नदी अब केवल एक नदी नहीं है, वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एक स्रोत है जिसे हमने बांध बनाकर चुनौती दी है। एक जंगल अब केवल एक जंगल नहीं है, वह लकड़ी उद्योग के लिए कागज का एक स्रोत है। एक पर्वत अब केवल एक पर्वत नहीं है, वह कोयला खनन के लिए एक अयस्क का भंडार है। यहां तक कि इंसान भी एक मानव संसाधन बन गया है जिसे कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाना है। हाइडेगर के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक तरीका है दुनिया के साथ संबंध बनाने का। यह दुनिया के हर रहस्य, हर आश्चर्य और हर सुंदरता को छीन लेता है। यह दुनिया को केवल एक विशाल गैस स्टेशन में बदल देता है। यह होने के अन्य अधिक कोमल, अधिक काव्यात्मक तरीकों को छिपा देता है। प्रौद्योगिकी हमें दुनिया को होने देने के बजाय उसे नियंत्रित करने के लिए मजबूर करती है। तो इस तकनीकी मानसिकता का विकल्प क्या है? हाइडेगर कहते हैं कि हमें एक अलग तरह की सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। एक अधिक ध्यानपूर्ण सोच जो चीजों को केवल उनकी उपयोगिता के संदर्भ में नहीं देखती, बल्कि उन्हें उनके अपने होने में आश्चर्य और सम्मान के साथ देखती है। यह हमें दिखाता है कि हाइडेगर का टर्न एक बहुत ही गहरा परिवर्तन था। उन्होंने मानव केंद्रित अस्तित्ववाद से हटकर एक ऐसे विचार की ओर रुख किया जो होने, भाषा और पृथ्वी के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में अधिक चिंतित था। लेकिन क्या यह टर्न उनके नाजीवाद से एक पलायन था, या यह उसी समस्या का एक अलग तरीके से सामना करने का एक प्रयास था? और अंत में यह महान, जटिल और गहराई से त्रुटिपूर्ण विचारक हमें क्या स्थायी विरासत छोड़ गया है? इस पर हम अपने अंतिम अध्यायों में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 7, जब दुनिया एक गैस स्टेशन बन गई, टेक्नोलॉजी पर हाइडेगर का हमला। मार्टिन हाइडेगर के बाद के दर्शन का सबसे शक्तिशाली और आज की हमारी दुनिया के लिए शायद सबसे प्रासंगिक हिस्सा है प्रौद्योगिकी पर उनका गहरा और भविष्यदर्शी चिंतन। जब हम टेक्नोलॉजी शब्द सुनते हैं, तो हम आमतौर पर मशीनों, कंप्यूटरों और गैजेट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाइडेगर के लिए टेक्नोलॉजी केवल उपकरणों का एक संग्रह नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा खतरनाक चीज है। ये दुनिया को देखने का, उसे समझने का और उसके साथ संबंध बनाने का एक पूरा का पूरा तरीका है। अपनी प्रसिद्ध निबंध क्वेश्चन कंसर्निंग टेक्नोलॉजी में हाइडेगर तर्क देते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का सार खुद टेक्नोलॉजिकल नहीं है। इसका सार है दुनिया को प्रकट करने का एक बहुत ही खास और आक्रामक तरीका, जिसे वह एनफ्रेमिंग कहते हैं। एनफ्रेमिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम प्रकृति को, दुनिया को और यहां तक कि खुद को भी एक चुनौती देते हैं ताकि वह हमें ऊर्जा और संसाधन प्रदान करे। हम दुनिया को एक विशाल खरी रिजर्व के रूप में देखते हैं। इसे समझने के लिए हाइडेगर के अपने उदाहरण को लेते हैं। एक पुरानी पवन चक्की को देखिए। वह हवा का उपयोग करती है, लेकिन वह हवा को एक चुनौती नहीं देती। वह हवा की शक्ति के प्रति खुद को खोलती है और हवा को हवा बने रहने देती है। लेकिन एक आधुनिक पावर प्लांट को देखिए जो एक नदी पर बना है। वह नदी को चुनौती देता है, वह नदी को बांधता है, उसके प्रवाह को नियंत्रित करता है और उसे केवल एक चीज में बदल देता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एक स्रोत जिसे संग्रहित किया जा सकता है और वितरित किया जा सकता है।
नदी अब एक नदी नहीं रह गई है, वह केवल ऊर्जा का एक भंडार बन गई है। यह एन फ्रेमिंग की मानसिकता हर जगह है। एक जंगल अब वृक्षों, जानवरों और रहस्यों का एक जीवन समुदाय नहीं है। वह लकड़ी उद्योग के लिए एक खरी रिजर्व है। एक पर्वत अब केवल एक पर्वत नहीं है, वह कोयला खनन के लिए एक खरी रिजर्व है। यहाँ तक कि पर्यटन उद्योग भी एक सुंदर समुद्र तट को मनोरंजन के लिए एक सेटअप ऑब्जेक्ट में बदल देता है, जिसे कुशलतापूर्वक प्रबंधित और विपणन किया जाना है। हाइडेगर के लिए इस दृष्टिकोण में सबसे प्रमुख खतरा यह है कि यह दुनिया को रहस्यहीन बना देता है। यह दुनिया की हर चीज को केवल उसकी उपयोगिता और उसकी गणना योग्य मूल्य तक सीमित कर देता है। यह होने के अन्य, अधिक काव्यात्मक, अधिक कोमल तरीकों को छिपा देता है। जब हम एक नदी को केवल बिजली के स्रोत के रूप में देखते हैं, तो हम उसे एक कविता के स्रोत के रूप में, एक देवता के घर के रूप में, या बस एक सुंदर बहती हुई चीज के रूप में देखने की अपनी क्षमता खो देते हैं। और यह खतरा केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, यह मानसिकता हम पर भी लागू होती है। आधुनिक नौकरशाही और कॉरपोरेट संस्कृति में इंसानों को अक्सर मानव संसाधन के रूप में देखा जाता है। हमें हमारी उत्पादकता और हमारी दक्षता के आधार पर मापा जाता है। हम भी एक खरी रिजर्व बन जाते हैं, जिसका उपयोग एक मुख्य अवैयक्तिक प्रणाली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाना है। तो क्या हाइडेगर टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे? क्या वह चाहते थे कि हम वापस एक आदिम पूर्व तकनीकी युग में चले जाएं? नहीं, यह एक बहुत ही सरल और गलत समझ होगी। हाइडेगर जानते थे कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते। वह भोले भाले नहीं थे। खतरा खुद टेक्नोलॉजी नहीं है, खतरा एन फ्रेमिंग की मानसिकता है। यह सोचना कि यह दुनिया को देखने का एकमात्र तरीका है। उनका समाधान टेक्नोलॉजी को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक स्वतंत्र संबंध विकसित करना है। यह कैसे हो सकता है? हाइडेगर कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के सार को समझना होगा, उसके खतरे को पहचानना होगा, और हमें कला जैसे अन्य गैर तकनीकी तरीकों को भी पोषित करना होगा, जिनसे दुनिया खुद को हमें प्रकट कर सकती है। कला हाइडेगर के लिए टेक्नोलॉजी के ठीक विपरीत है। जहां टेक्नोलॉजी दुनिया को नियंत्रित करती है और उसे एक संसाधन में बदल देती है, वहीं कला सत्य को काम में स्थापित करती है। एक महान पेंटिंग या एक महान कविता हमें दुनिया को एक नए, ताजा और रहस्यमय तरीके से देखने में मदद करती है। हाइडेगर का यह चिंतन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य देता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपनी तकनीकी दुनिया में सचेत रूप से जिएं। यह हमें अपनी दक्षता और उत्पादकता की निरंतर खोज को रोकने और बस एक पल के लिए रुककर अपने आसपास की दुनिया को देखने और उसे उसकी अपनी शर्तों पर सराहना करने के लिए कहता है। अब जब हमने हाइडेगर के दर्शन के लगभग सभी मुख्य क्षेत्रों की यात्रा कर ली है, तो हम यह पूछ सकते हैं कि उनकी विरासत क्या है। 20वीं सदी के अन्य महान विचारकों पर उनका क्या प्रभाव हुआ, और कैसे उनके विचारों ने अपनी सारी कठिनाइयों और विवादों के बावजूद आज भी हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखा है। इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8, हाइडेगर की छाया। जब एक दार्शनिक ने पूरी सदी को बदल दिया, मार्टिन हाइडेगर के विचारों की शक्ति और गहराई ऐसी थी कि उनके विवादास्पद जीवन के बावजूद उनकी छाया 20वीं सदी और उसके बाद के लगभग हर बौद्धिक आंदोलन पर हुई। आप या तो उनसे सहमत हो सकते हैं या उनसे असहमत, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक दार्शनिक की महानता का एक पैमाना यह भी होता है कि वह कितनी विशाल और कितनी लंबी बातचीत शुरू करता है, और इस पैमाने पर हाइडेगर निस्संदेह 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक हैं। उनका सबसे तात्कालिक और सबसे प्रसिद्ध प्रभाव अस्तित्ववाद पर हुआ, खासकर फ्रांस में। जीन पोल सार्त्र, जो शायद सबसे प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं, ने अपनी महान कृति बीइंग एंड नथिंगनेस को काफी हद तक हाइडेगर के बीइंग एंड टाइम के जवाब में लिखा था। सार्त्र ने हाइडेगर के कई मुख्य विचारों को लिया, जैसे कि अस्तित्व सार से पहले आता है, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने उन्हें एक अधिक मानवतावादी और कम रहस्यमय दिशा में घुमा दिया। जहां हाइडेगर का अंतिम सरोकार होने का सवाल था, वहीं सार्त्र का अंतिम सरोकार मानव स्वतंत्रता था। हाइडेगर का प्रभाव विखंडन और उत्तर आधुनिकतावाद पर भी उतना ही गहरा था। जैक्स डेरिडा, जो विखंडन के संस्थापक थे, ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उनका काम हाइडेगर के बिना असंभव होता।
डेरिडा ने हाइडेगर के इस विचार को लिया कि पश्चिमी दर्शन ने होने के सवाल को भूल दिया है और इसे और भी आगे ले गए। उन्होंने तर्क दिया कि पूरा पश्चिमी दर्शन उपस्थिति के तत्व मीमांसा पर आधारित है, यानी यह विश्वास कि हम सीधे, तत्काल और बिना किसी मध्यस्थता के सत्य तक पहुंच सकते हैं। डेरिडा ने इस विश्वास को विखंडित करने की कोशिश की, यह दिखाते हुए कि भाषा और अर्थ हमेशा अस्थिर और मायावी होते हैं। हाशिए पर और भी बहुत सारे विचारक थे, जैसे कि मिशेल फूको, जिन्होंने हाइडेगर की टेक्नोलॉजी की आलोचना को शक्ति और ज्ञान के बीच के संबंधों का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया। हन्ना अरेंट, जो हाइडेगर की छात्रा और एक समय पर उनकी प्रेमिका भी थीं, ने अपने राजनीतिक दर्शन को विकसित करने के लिए हाइडेगर के विचारों के साथ एक आजीवन आलोचनात्मक संवाद बनाए रखा। दर्शन के बाहर भी हाइडेगर का प्रभाव बहुत अहम रहा है। धर्मशास्त्र में पोल टिलिच और रुडोल्फ बुल्टमैन जैसे विचारकों ने हाइडेगर के अस्तित्ववादी विश्लेषण का उपयोग ईसाई धर्म की अवधारणाओं को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लिए फिर से व्याख्या करने के लिए किया। साहित्यिक आलोचना में उनके भाषा और व्याख्या के सिद्धांतों ने ग्रंथों को जानने के नए तरीके खोले। और जैसा कि हमने देखा, पर्यावरण दर्शन में उनकी टेक्नोलॉजी की आलोचना एक संस्थापक पाठ बन गई है। लेकिन हाइडेगर की विरासत हमेशा जटिल और परेशान करने वाली रहेगी। उनका नाजीवाद के साथ संबंध का ऐसा तथ्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, और इसने हमेशा यह सवाल उठाया है कि उनके दर्शन का कितना हिस्सा उस जहरीली विचारधारा से दूषित है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, कि उनके दर्शन में ही एक फांसीवादी प्रवृत्ति है। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि उनके दर्शन का दुरुपयोग किया गया था, और यह कि उनके मूल विचार स्वतंत्रता और प्रामाणिकता के बारे में हैं, जो फांसीवाद के ठीक विपरीत हैं। यह एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन शायद यही हाइडेगर की विरासत का एक हिस्सा है। वह हमें आसान जवाब नहीं देते, वह हमें मुश्किल सवालों के साथ छोड़ जाते हैं, वह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अंत में हम इस महान, जटिल और गहराई से त्रुटिपूर्ण विचारक के बारे में क्या कह सकते हैं? उन्होंने दर्शन को उसके सबसे बुनियादी सवाल की ओर वापस लौटाया। उन्होंने हमें मानव अस्तित्व का वर्णन करने के लिए एक नई शक्तिशाली शब्दावली दी, और उन्होंने हमें आधुनिक दुनिया के खतरों के बारे में एक गहरी और भविष्यदर्शी चेतावनी दी। अब जब हम इस यात्रा के अंत के करीब आ रहे हैं, तो हम इन सभी धागों को एक साथ कैसे बुनें? एक व्यक्ति के रूप में हम इस अनेकवादी, लोकतांत्रिक और अधूरे ब्रह्मांड में कैसे जिएं? विलियम जेम्स के दर्शन से हम अपने दैनिक जीवन के लिए क्या अंतिम व्यावहारिक सबक ले सकते हैं? इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 9, प्रामाणिकता की पुकार। हाइडेगर हमारे लिए आज क्या मायने रखते हैं? अब जब हमने मार्टिन हाइडेगर के जीवन और दर्शन की जटिल और अक्सर विरोधाभासी यात्रा को देख लिया है, तो हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हम इस सब से क्या सीख सकते हैं? हाइडेगर, वह दार्शनिक जो होने के रहस्यमय सवाल से जूझता था और जिसने एक भयानक राजनीतिक गलती की, वह हमारे लिए 21वीं सदी में क्या मायने रखता है? उनकी स्थायी विरासत क्या है? हाइडेगर की सबसे गहरी और सबसे व्यक्तिगत विरासत है प्रामाणिकता की उनकी शक्तिशाली पुकार। बीइंग एंड टाइम में उनका विश्लेषण हमें एक बहुत ही असहज करने वाला आईना दिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हम कितनी आसानी से वे लोग की अनाम झुंड में खो जाते हैं। हम दूसरों की तरह सोचते हैं, दूसरों की तरह महसूस करते हैं और दूसरों की तरह ही जीते हैं, और इस प्रक्रिया में हम अपने अनूठे व्यक्तिगत स्व को खो देते हैं। हाइडेगर की यह आलोचना आज सोशल मीडिया, जन मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति के युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हम लगातार उन संदेशों से घिरे रहते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, हमें कैसा दिखना चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए। प्रामाणिक होना यानी अपनी खुद की आवाज सुनना और अपने खुद के रास्ते पर चलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाइडेगर हमें कोई आसान जवाब नहीं देते, लेकिन वह हमें एक दिशा दिखाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अपनी मृत्यु का सामना करना ही हमें वे लोग के तुच्छ और महत्वहीन शोर से मुक्त कर सकता है, और हमें यह पूछने पर मजबूर कर सकता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह एक गंभीर संदेश है, लेकिन यह एक मुक्तिदायक संदेश भी है। यह हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने
और उसे एक सार्थक तरीके से जीने का साहस देता है। उनकी दूसरी महान विरासत है हमारे दुनिया में होने की उनकी गहरी समझ। हाइडेगर ने हमें सिखाया कि हम अलग थलग दिमाग नहीं हैं जो एक बाहरी दुनिया को देखते हैं। हम अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी गतिविधियों के माध्यम से हमेशा से ही दुनिया में शामिल हैं। यह हमें एक अधिक समग्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने शरीर को सुनने, अपनी भावनाओं को समझने और अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी अर्थ और ध्यान खोजने के लिए कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि दर्शन केवल अमूर्त विचारों के बारे में नहीं है, यह हमारे ठोस, जीवंत अनुभव के बारे में है। उनकी तीसरी और शायद भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत है प्रौद्योगिकी की उनकी गहन और भविष्यदर्शी आलोचना। हाइडेगर ने दशकों पहले ही उस खतरे को पहचान लिया था जिसे आज हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। यह खतरा कि हमारी तकनीकी मानसिकता हमें प्रकृति से और खुद से अलग कर रही है। जब हम हर चीज को केवल एक संसाधन के रूप में देखते हैं जिसका शोषण किया जाना है, तो हम दुनिया के प्रति आश्चर्य, सम्मान और देखभाल की अपनी क्षमता खो देते हैं। उनकी यह आलोचना आज के पर्यावरण संकट के केंद्र में है। यह हमें चुनौती देती है कि हम विकास और प्रगति के बारे में अपनी धारणाओं पर फिर से विचार करें। यह हमें एक अधिक टिकाऊ और अधिक ध्यानपूर्ण तरीके से जीने के तरीके खोजने के लिए कहती है। एक ऐसा तरीका जो पृथ्वी को केवल एक गैस स्टेशन के रूप में नहीं, बल्कि हमारे घर के रूप में देखता है। लेकिन हाइडेगर की विरासत हमेशा उनके जीवन की छाया के साथ बंधी रहेगी। उनका नाजीवाद के साथ संबंध एक स्थायी चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि महान बौद्धिक अंतर्दृष्टि, नैतिक स्पष्टता की कोई गारंटी नहीं है। यह हमें दिखाता है कि दर्शन खतरनाक हो सकता है और विचारों के वास्तविक दुनिया में परिणाम होते हैं। तो हम हाइडेगर को कैसे जानें? हमें उन्हें एक देवता या एक राक्षस के रूप में नहीं जानना चाहिए। हमें उन्हें एक गहरे, जटिल और गहराई से त्रुटिपूर्ण इंसान के रूप में जानना चाहिए। हमें उनके शानदार विचारों को लेना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें हमेशा उनकी नैतिक विफलताओं के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। हाइडेगर ने हमें कोई आसान जवाब नहीं दिए। उन्होंने हमें केवल गहरे और अधिक परेशान करने वाले सवाल दिए, लेकिन शायद यही एक महान दार्शनिक का असली काम है। लेकिन अगर हमें इस पूरी यात्रा से केवल एक ही अंतिम विचार लेना हो, तो वह क्या होगा? इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 10, होने के चरवाहे। हाइडेगर का हमारे लिए अंतिम संदेश। दोस्तों, हम मार्टिन हाइडेगर के साथ इस कठिन, गहरी और अक्सर परेशान करने वाली यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने होने के भूले हुए सवाल से शुरू किया, हमने प्रामाणिक और अप्रामाणिक जीवन के बीच के तनाव को देखा, और हमने प्रौद्योगिकी के अंधेरे जंगल की यात्रा की। हाइडेगर का दर्शन एक आसान सैर नहीं है। यह एक खराब पर्वतीय रास्ते पर एक कठिन चढ़ाई की तरह है, लेकिन इस शिखर से जो नजारा दिखता है वह लुभावना और जीवन बदलने वाला हो सकता है। अब जब हम इस चढ़ाई को पूरा कर चुके हैं, तो हम अपने साथ क्या अंतिम संदेश लेकर जा सकते हैं? शायद अंतिम संदेश यह है कि हमें होने के चरवाहे बनना सीखना होगा। यह हाइडेगर के बाद के दर्शन का एक सुंदर और काव्यात्मक रूपक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें दुनिया के स्वामी और शासक, जैसा कि डेकार्ट ने सपना देखा था, बनने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। हमारा काम दुनिया को नियंत्रित करना, उस पर हावी होना और उसका अपनी इच्छा के अनुसार शोषण करना नहीं है। एक चरवाहे का काम क्या होता है? एक चरवाहा अपने झुंड पर हावी नहीं होता। वह झुंड की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे रास्ता दिखाता है और उसे फलने फूलने के लिए एक खुला और सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। इसी तरह हाइडेगर का मानना था कि हमारी, यानी डाजाइन की भूमिका है होने की देखभाल करना। हमारा काम है उस खुलेपन को बनाए रखना जिसमें चीजें अपने आप को प्रकट कर सकती हैं जैसी वे वास्तव में हैं। हमें चीजों को होने देना सीखना होगा। हमें एक वृक्ष को केवल लकड़ी के एक स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक वृक्ष के रूप में अपनी पूरी महिमा और रहस्य के साथ होने देना सीखना होगा। हमें एक दूसरे को केवल एक संसाधन या एक उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक डाजाइन के रूप में अपनी पूरी स्वतंत्रता और संभावना के साथ होने देना सीखना होगा। होने के चरवाहे बनने का मतलब है एक अधिक ध्यानपूर्ण और काव्यात्मक तरीके से जीना। इसका मतलब है सुनना सीखना, न कि केवल बोलना। इसका मतलब है आश्चर्य करना सीखना, न कि केवल गणना करना।
इसका मतलब है दुनिया के प्रति एक गहरी श्रद्धा और सम्मान की भावना विकसित करना। यह एक बहुत ही विनम्र और बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। यह हमें हमारी आधुनिक, तकनीकी और अक्सर अहंकारी दुनिया के खिलाफ एक मार्ग प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। हम एक अहम रहस्यमय नाटक का हिस्सा हैं और हमारी भूमिका स्वामी की नहीं, बल्कि एक देखभाल करने वाले की है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे सबसे छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जब आप एक पल रुककर एक सूर्यास्त की सुंदरता की सराहना करते हैं, जब आप वास्तव में किसी और की बात सुनते हैं, जब आप बिना किसी उपयोगितावादी उद्देश्य के कुछ बनाते हैं, तो आप होने के चरवाहे के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। आप होने के लिए एक छोटा सा घर बना रहे होते हैं। तो मार्टिन हाइडेगर, वह जटिल और विवादित दार्शनिक, अंत में हमें एक बहुत ही सरल और सुंदर कार्य के साथ छोड़ जाते हैं। उन्होंने हमें कोई अंतिम जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद कोई अंतिम जवाब है ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने हमें एक आजीवन कार्य दिया, इस दुनिया की देखभाल करना और उस रहस्य और आश्चर्य के प्रति खुले रहना जो हर पल हमारे चारों ओर है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे होना का सरल सा सवाल हमें जीवन, मृत्यु, स्वतंत्रता और प्रौद्योगिकी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे एक अधिक प्रामाणिक जीवन जिएं, कैसे वे लोग की भीड़ में अपनी आवाज खोजें और कैसे मृत्यु का सामना करके ही हम सचमुच में जीना सीख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर इस दुनिया की देखभाल करने और उसके आश्चर्य को महसूस करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।